अगले दोनों दिनों के दौरान कोई खास वाकया पेश नहीं आया, सिवाय इसके कि तालूत ने शहाबुद्दीन की सरगर्मियों की पल पल की खबर रखी। इस दौरान वो हमादी से एक बार मिला। उसने इलियास की तरफ से पेश किए जाने वाले मंसूबे के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। तीसरे दिन हारून और अब्दुल हमीद को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और वो दोनों घर आ गए। अब इलियास के घर में 3 अफराद ऐसे मौजूद थे जिनके चेहरे मस्क हो चुके थे। इनमें एक तो इलियास खुद था और दूसरे हारून और तीसरे अब्दुल हमीद। इन तीनों को प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत थी। चूंकि हारून और उसके साथी शहाबुद्दीन से अब्दुल हमीद की अदम मौजूदगी में मुलाकात करना चाहते थे, इसलिए अब्दुल हमीद को इस दफ़ा एक ऐसा कमरा दिया गया जो हारून और उसके साथियों के कमरे से दूर था। और साथ ही अब्दुल हमीद को यह हदायत भी कर दी गई कि शाम को कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं जिनके सामने अब्दुल हमीद का आना मुनासिब नहीं होगा, इसलिए वो अपने कमरे के अंदर ही रहे। अब्दुल हमीद ने इस बात को कोई खास अहमियत नहीं दी और अपने कमरे में जाकर लेट गया। इलियास ने उसे कह दिया था कि खाने का वक्त आने तक आने वाले लोग चले जाएंगे और फिर इसके बाद वो इत्मीनान से बाहर निकल सकता है। मगरिब के फ़ौरन बाद शहाबुद्दीन वहाँ आ गया। हारून, इलियास और जवाद उसके इंतज़ार ही में थे। जेकब और मार्श हस्बे दस्तूर हारून के मुसल्लह मुहाफ़िज़ों के तौर पर मौजूद थे। हारून ने बड़ी गर्मजोशी और खुश दिली के साथ शहाबुद्दीन का खैर मकदम किया। इलियास मुझे काम की नौयत और उसके मुआवजे के बारे में बता चुका है। शहाबुद्दीन ने हारून के साथ अपनी बात का आगाज़ करते हुए कहा, लेकिन मैं खुद आपकी ज़ुबानी भी वो सारी बातें सुनना चाहता हूँ जो इलियास ने मुझे आपके नाम का हवाला देकर बताई हैं। मैं इन सारी बातों को दोहराने के लिए तैयार हूँ, हारून ने कहा। इलियास ने तुमसे जो कुछ कहा है वो मेरी हदायत के मुताबिक ही है। बहरहाल अगर तुम मेरी ज़ुबानी सुने पर मुसर हो तो मैं वो सारी बातें दोहराने के लिए तैयार हूँ। और इसके साथ ही हारून ने वो सारी बातें अपनी ज़ुबान से दोहरा दी जो इलियास इससे पहले शहाबुद्दीन को बता चुका था। ठीक है, शहाबुद्दीन ने कहा, मैं आपके हर हुक्म के आगे सर झुकाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये बताएं कि जो सिक्का नुमा गोल टिक्किया आप मुझे देंगे उसकी कुव्वत कितनी होगी और उसका दायरा कितना वसी होगा, ताकि मैं अपनी हिफाजत के बारे में सोच सकूं। बज़ाहिर ये छोटी सी और हकीर नज़र आने वाली टिक्किया 1000 मुरब्बा गज़ के पूरे इलाके को तबाह कर सकती है। 1000 मुरब्बा गज़ पर बना हुआ जो भी मकान होगा वो इस टिक्किया के फटने से रेजा रेजा हो जाएगा। वहाँ किसी भी मकीन के जिंदा बचने का कोई सवाल नहीं होगा। तुम्हें इस टिक्किया में टाइम पहले से सेट करना होगा और टाइम सेट करने के बाद इसे चिपकाने से पहले इसकी पिन निकाल देनी होगी। ये याद रखना चाहिए कि पिन निकाल देने के बाद मुकर्रर वक्त पर इस टिक्किया को फटने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए तुम्हें जो कुछ भी करना होगा बहुत संभल कर और एहतियात के साथ करना होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि टिक्किया के फटने के वक्त हमादी उस जगह मौजूद हो और तुम वहाँ मौजूद ना हो। तुम्हें इस अमर को यकीनी बनाना होगा। आज से ठीक 4 दिन बाद मुझे यह मौका मिल जाएगा, शहाबुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा। उस दिन हमादी के कुछ दोस्त अफ्रीका के मुल्क से आ रहे हैं और रात को उनके खाने की दावत का इंतज़ाम है। मैं भी इस दावत में मदऊ हूँ। मैं वक्त मुकर्रर पर वहाँ जाऊँगा और टिक्किया में खाने के वक्त का टाइम सेट करके इसे डाइनिंग टेबल के नीचे होशियारी के साथ चिपका दूंगा। इसके बाद मैं अचानक सीने में दर्द की शिकायत करके हमादी के किसी ड्राइवर को साथ लूँगा और अस्पताल रवाना हो जाऊँगा। ये काम मैं टिक्किया के फटने से ठीक 20 मिनट पहले करूँगा। इस असना में गाड़ी में बैठकर वहाँ से बहुत दूर जा चुका हूँगा। 20 मिनट बाद टिक्की अपना काम दिखा देगी। लाजवाब, निहायत उम्दा, हारून ने खुशी से बेकाबू होते हुए कहा। इस तरह तुम्हारे ऊपर किसी को शुबा नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। तुम चाहो तो वो पूरी रात अस्पताल में गुजार सकती हो। इसके बाद हस्बे वादा तुम्हें बकिया $35,000 अदा कर दिए जाएंगे। शहाबुद्दीन की बातें खिल गईं। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि मंसूबा कामयाब होगा, उसने खुश दिली से कहा। बस तो ये बात तय हो गई कि आज से 4 दिन बाद तुम इस मंसूबे पर अमल करोगे, हारून ने कहा। जी हाँ, शहाबुद्दीन ने जवाब दिया। आप मुझे वो टिक्किया कब देंगे? आज से 4 दिन बाद सुबह के वक्त, यानी जिस दिन शाम को दावत होने वाली होगी, हारून ने जवाब दिया। और तुम्हें इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखना होगा कि मेरे पास सिर्फ ये एक ही टिक्किया है और इसके ज़ाया हो जाने की सूरत में तुम्हें $40,000 की रकम से हाथ धोने पड़ेंगे। टिक्किया तुम्हारे हवाले करते वक्त मैं उसका तरीक़ेकार तुम्हें पूरी तरह समझा दूंगा। बहुत आसान और सादा सा अमल है, इसमें तुम्हें कोई मुश्किल दरपेश नहीं आएगी। लेकिन बस इतना समझ लेना कि एक बार टाइम सेट करके और उसकी पिन निकाल लेने के बाद फिर मामला तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। फिर तो मुकर्रर वक्त पर टिक्किया फटेगी और ज़रूर फटेगी। मुझे इस किस्म की चीज़ों के इस्तेमाल का पहले भी तजुर्बा रहा है, शहाबुद्दीन ने मुस्कुरा कर कहा। लेकिन इस आला पाए की और ऐसी हसास चीज़ मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। बहरहाल बॉस, एक गुजारिश थी, अगर आप बुरा ना माने तो। वैसे मुझे कहते हुए कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मगर बेधड़क होकर कहो, हारून ने कहा। इस वक्त तुम अपने दोस्तों और साथियों के दरमियान बैठे हो और दोस्तों के दरमियान कोई तकल्लुफ़ नहीं होता। अर्ज़ ये करना था बॉस कि इस काम में बहुत बड़ा ख़तरा है, कई इम्कानात मौजूद हैं। यह भी हो सकता है कि मैं टाइम सेट करने और टिक्किया चिपका देने के बाद कोशिश के बावजूद और किसी मजबूरी के तहत उस जगह से ना निकल सकूं, और यह भी हो सकता है कि ये काम अंजाम देने के बाद मैं किसी मुश्किल का शिकार हो जाऊं और हमारी ग्रुप के बचे खुचे लोग मेरा कला कमा कर डालें।
गो कि मुझे यकीन है कि दूसरी सूरत में आपकी जानिब से सारी रकम मेरी बेवा को मिल जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप मुझे $15,000 की रकम मज़ीद अनायत कर देते तो वो मैं अपनी बीवी के पास रखवा देता ताकि। ठीक है, हारून ने उसकी बात काटते हुए जल्दी से कहा। जिस दिन मैं टिकिया तुम्हारे हवाले कर दूंगा उसी दिन और उसी वक्त $15,000 की रकम भी तुम्हें दे दूंगा। इस तरह तुम्हारे पास आधी रकम पहुंच जाएगी, बाकी आधी रकम काम मुकम्मल होने पर ले लेना। ठीक है बेटे? बिल्कुल ठीक है बॉस, शहाबुद्दीन ने खुश होकर जवाब दिया। इसके थोड़ी देर बाद शहाबुद्दीन चला गया। बॉस, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जवाद ने शहाबुद्दीन के जाने के बाद कहा। आप $15,000 तो शहाबुद्दीन को ज़रूर दे दें, लेकिन अगर वो अपने मकसद में कामयाब व कामरान होकर वापस लौटता है और हमादी और उसके साथी जहन्नुम रसीद हो जाते हैं, तो फिर क्या आपके ख्याल में इन हालात में शहाबुद्दीन का जिंदा रहना दुरुस्त होगा? क्या ये मुनासिब ना होगा कि इसकी ज़ुबान को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाए? हारून ने पुरमानी नज़रों से अलियास की तरफ देखा। अलियास ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा, हमादी और उसके साथियों के ख़त्म हो जाने के बाद वैसे भी हमारे लिए शहाबुद्दीन की कोई ख़ास अहमियत नहीं रह जाती। इसका वजूद हमारे लिए बेईमानी है और कभी भी हमारे लिए परेशानी का बायस बन सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जवाद की तजवीज़ पर गौर किया जा सकता है। हारून के होंठों पर एक सफ़ाकाना मुस्कुराहट नमूदार हुई। मैं तुम दोनों की राय से मुत्तफिक हूँ, उसने कहा। शहाबुद्दीन को अपना काम कर लेने दो, इसके बाद हम इसे रकम देने के लिए अपने दूसरे अड्डे पर बुलाएंगे जहाँ हम 5 आदमियों के अलावा और कोई मौजूद नहीं होगा, यानी मैं, तुम, जवाद, जेकब और मार्श। वहाँ हम शहाबुद्दीन की ज़ियाफ़त का पूरा एहतमाम कर देंगे। वाक़यात ने एक नया और दिलचस्प मोड़ इख्तियार कर लिया था। अब हमें 4 दिन गुजरने का इंतज़ार था, सो वो गुजर गए और हम चौथे दिन सुबह ही को मख्फी हालत में अलियास की क़यामगाह में पहुँच गए। थोड़ी देर के बाद शहाबुद्दीन आ गया और उनके दरमियान मामले की गुफ्तगू होने लगी। उस वक्त हारून के अलावा अलियास, जवाद, जेकब और मार्श मौजूद थे। अब्दुल हमीद गो कि अभी यही मौजूद था, लेकिन उसे इस मीटिंग से अलग रखा गया। हारून ने सबसे पहले तो एक भारी सा लिफाफा शहाबुद्दीन के हवाले करते हुए कहा, यह रकम गिन लो, पूरे $15,000 हैं। आप कमाल करते हैं बॉस, शहाबुद्दीन ने जवाब दिया। भला गिनने की क्या ज़रूरत है? और उसने मोटा सा लिफाफा अपने लिबास के अंदरूनी जेब में ठूंस लिया और ये लो टिकिया। हारून ने उसे एक गोल दरमियाना साइज़ की सिक्का नुमा मोटी सी टिकिया देते हुए कहा और फिर उसे उसका मैकेनिज़्म समझाने लगा, जो बिल्कुल सादा सा था। टाइम सेट करने के बाद सिर्फ एक छोटी सी पिन को निकाल कर अलग कर देना था और फिर इस टिकिया को कहीं भी चिपका देना था। इसके एक तरफ ऐसा मसाला लगा हुआ था जो हर चीज़ के साथ चिपक सकता था। उस वक्त उस साइड पर एक टेप लगा हुआ था। टेप को हटा देने के बाद टिकिया कहीं भी चिपकाई जा सकती थी। अलियास ने सारी बातें शहाबुद्दीन को अच्छी तरह समझा दी। अब आज शाम को तुम्हारी आजमाइश का वक्त है, हारून ने कहा, और जब तुम कामयाब हो जाओ तो 2 दिन तक हमसे किसी किस्म का राब्ता कायम न करना। आज बुध का दिन है। जुमेरात और जुमे को छोड़कर हफ्ते के दिन तुम हमसे मुलाकात करोगे। ये मुलाकात दिन के 12 बजे होगी और इस मकान में नहीं होगी, बल्कि मेरे दूसरे मकान बैतुल अमीन में होगी। तुम तो वहाँ कई बार आ चुके हो। जी हाँ, शहाबुद्दीन ने जल्दी से कहा। हारून ने जवाब दिया, 2 दिन का वक्फा मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम्हारे ऊपर किसी किस्म का शुबा न किया जा सके। असल में यहाँ कराची से आया हुआ अब्दुल हमीद भी ठहरा हुआ है, जो अभी ज़ख्मी हालत में है, इसलिए मैं बैतुल अमीन को तरजीह दे रहा हूँ। ठीक है बॉस, मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता है, शहाबुद्दीन ने जवाब दिया और टिकिया को, जिसे हारून ने प्लास्टिक की एक डिब्बिया में रखकर उसके हवाले किया था, एहतियात से अपनी अंदरूनी जेब में रख लिया और इसके कुछ देर बाद शहाबुद्दीन वहाँ से रुखसत हो गया। बैतुल अमीन बहुत महफूज जगह है, हारून ने कहा। वहाँ कच्ची ज़मीन भी काफ़ी है। कल ही मैं ज़हीर को वहाँ भेजकर एक गड्ढा भी खुदवा दूंगा ताकि ऐन वक्त पर हमें किसी चीज़ का इंतज़ार न करना पड़े। इसके बाद हम दोनों वहाँ से चले आए। अब हमें शाम तक कोई काम नहीं था, इसलिए हम वापस होटल में आ गए। अब तुम इसके बाद होने वाला दिलचस्प तमाशा देखना, तालूत ने होटल पहुँचने के बाद मुझसे मुखातिब होकर कहा। हमादी और उसके ग्रुप का तो जो हशर होगा सो होगा, लेकिन हारून एंड कंपनी भी अपने फैलाए जाल में किस तरह फंसेगी ये देखने की चीज़ है। मुझे यकीन है कि तुमने कोई उम्दा मंसूबा बनाया होगा, मैंने तालूत से कहा। तालूत हंसने लगा। शाम को हम दोनों मख्फी हालत में हमादी के घर में दाखिल हो गए। बड़े से डाइनिंग हॉल में खाने की मेज़ पर बर्तन लगाए जा रहे थे। हमादी और उसके 8-10 साथी ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। मेहमानों की आमद का इंतज़ार था। ज़रा देर में मेहमान भी आ गए। मेरी नज़रें बराबर शहाबुद्दीन पर जमी हुई थी और मैं उसकी एक एक नकल व हरकत का जायज़ा ले रहा था। शहाबुद्दीन चेहरे से काफ़ी घबराया हुआ नज़र आ रहा था, कुछ परेशान सा लग रहा था। ज़ाहिर हम लोग उसकी दिली कैफियत को बखूबी महसूस कर सकते थे। मैं ज़रा डाइनिंग टेबल का जायज़ा ले लूँ, शहाबुद्दीन ने आहिस्ता से कहा और हमादी ने इस बात में गर्दन हिला दी। शहाबुद्दीन ड्राइंग रूम से उठकर डाइनिंग रूम में आ गया। इस वक्त डाइनिंग रूम में सिर्फ एक मुलाजिम मौजूद था, जिसके हाथ में गिलासों की एक ट्रे थी। शहाबुद्दीन का दाएं हाथ अपनी जेब में गया। मुलाजिम दूसरी तरफ मुतवज्जा था। दूसरे लम्हे शहाबुद्दीन का हाथ जेब से बाहर आया और चंद सानियों के लिए वह सियोरीज डाइनिंग टेबल के नीचे चला गया। मुलाजिम मेज़ पर गिलास लगाने में मसरूफ़ था। उसने शहाबुद्दीन की हरकत बिल्कुल नहीं देखी।
शहाबुद्दीन ने इत्मीनान का एक लंबा सांस खींचा। सब गिलास अच्छी तरह धुले हुए और साफ हैं? शहाबुद्दीन ने महज अपनी मौजूदगी का जवाब पेश करने की कोशिश में मुलाजिम से पूछा। जी हाँ सैयदी, मुलाजिम ने जवाब दिया। तमाम गिलास साफ और धुले हुए हैं और इन्हें अच्छी तरह कपड़े से खुश्क भी कर दिया गया है। ठीक है, शहाबुद्दीन ने कहा। तमाम चीज़ों का अच्छी तरह ख्याल रखना, यह बेहद मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की दावत है। जी हाँ सैयदी, मुझे इल्म है, मुलाजिम ने जवाब दिया। इसके बाद शहाबुद्दीन वहाँ से चला आया और मेहमानों के साथ बैठकर इधर उधर की बातें करने लगा। ऐन उस वक्त जबकि हमादी ने मेहमानों समेत तमाम लोगों को डाइनिंग रूम में चलकर खाना खाने की दावत दी, शहाबुद्दीन ने अचानक अपने सीने पर हाथ रखा और आहिस्ता आहिस्ता कराहने लगा। हमादी फ़ौरन उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। क्या बात है? उसने पुरतशवीश लहजे में पूछा। अचानक मेरे सीने में सख्त दर्द होने लगा है, शहाबुद्दीन ने कमज़ोर आवाज़ में जवाब दिया। मैं नहीं कह सकता कि ये मैदे की खराबी की वजह से दर्द है या दिल का दर्द है, लेकिन मेरे ख्याल में मुझे फ़ौरन हस्पताल जाना चाहिए। मैं डॉक्टर को यहीं बुलवा देता हूँ, हमादी ने कहा। नहीं नहीं, शहाबुद्दीन ने एकदम घबराकर जल्दी से कहा। मेरा खुद जाना ही मुनासिब होगा। अगर खुदा न खास्ता ये दिल की तकलीफ हुई तो मुझे दाखिल होना पड़ेगा। ठीक है, मैं अभी तुम्हें हस्पताल भिजवाने का बंदोबस्त करता हूँ, हमादी ने कहा और एक मुलाजिम को बुलाकर उसे गाड़ी और ड्राइवर के बारे में हदायत दी। मुलाजिम गर्दन झुकाकर वहाँ से चला गया। आप मेहमानों को लेकर खाने की मेज़ पर जाए, शहाबुद्दीन ने कहा। मैं ड्राइवर के साथ चला जाऊँगा, मेहमानों को डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं। ड्राइवर के अलावा एक मुलाजिम भी तुम्हारे साथ जाएगा, हमादी ने कहा, और मैं अभी थोड़ी देर बाद हस्पताल फ़ोन करके तुम्हारी खैरियत मालूम करूँगा। चंद मिनट बाद शहाबुद्दीन को एक मुलाजिम के साथ गाड़ी में बिठाकर रुखसत कर दिया गया और बकिया तमाम लोग खाने की मेज़ के गिर्द जमा हो गए। मैं और तालूत कुछ देर वहाँ मौजूद रहे। इसके बाद तालूत ने मेरा हाथ पकड़कर खींचा और हम लोग मकान से बाहर निकल गए। अब इस टिकिया नुमा बॉम्ब के फटने में सिर्फ चंद मिनट बाकी हैं, तालूत ने मुझसे कहा, और अब मुझे हमादी के बेटे अब्दुल्ला को यहाँ बुलाकर उसे असल काम के लिए इस्तेमाल करना है। हमादी का बेटा अब्दुल्ला? मैंने पूछा। लेकिन मैंने तो उसे देखा नहीं, ना ही तुमने उसका कोई जिक्र किया। वो कल ही काहिरा से यहाँ पहुँचा है, जहाँ वो ज़ेरे तालीम है, लेकिन बिल्कुल अपने बाप की तरह याश, बदकिरदार और मुनकसिम मिजाज है। वो तो अच्छा हुआ कि अब्दुल्ला आ गया, वरना मुझे इस मकसद के लिए किसी दूसरे शख्स को इस्तेमाल करना पड़ता, तालूत ने कहा। अच्छा अब जाओ, जल्दी से इस दरख्त के पीछे चलो, हमें अपना हुलिया तब्दील करके ज़ाहरी हालत में आना है। हम दोनों एक घने दरख्त के पीछे चले गए जिसका तना बहुत मोटा था और अगले चंद मिनटों के बाद हम ज़ाहिर हो गए, लेकिन हमारी हालत बिल्कुल बदली हुई थी। हमारे जिस्मों पर फ़कीरों और दरवेशों जैसे फटे पुराने और बोसीदा लिबास थे। तालूत की सफ़ेद दाढ़ी उसकी नाफ तक लटक रही थी, उसकी भवें तक सफ़ेद थीं, उसके चेहरे पर झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ थीं। मेरे चेहरे पर जो मास्क चढ़ा हुआ था उसने मुझे भी एक बहुत उम्र रसीदा बूढ़े की शक्ल में तब्दील कर दिया। ज़ाहिर है कि मुझे अपना नया चेहरा तो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अपनी लंबी सफ़ेद दाढ़ी और बोसीदा लिबास नज़र आ रहा था। आओ अब जल्दी करो, तालूत ने मुझसे कहा। वक्त के तयन की असल अहमियत है। अब हादसे के रूनमा होने में सिर्फ 12 मिनट बाकी हैं। हम दोनों हमादी के मकान के दरवाजे पर पहुंचे। तालूत ने बेल बजाई। फ़ौरन गेट की खिड़की खुली और चौकीदार ने बाहर झांका। अपने सामने दो फ़कीरों को खड़े देखकर वो खिड़की बंद करने ही वाला था कि तालूत ने कड़क कर उसे एक अजीबोगरीब और लर्जा देने वाली आवाज़ में हुक्म दिया, बाहर आ बदबख्त, खिड़की बंद न करना। तालूत की आवाज़ का जादू इस कदर पुरअसर था कि चौकीदार जैसे किसी मकनातीसी कशिश के तहत बाहर निकल आया। सुन बदनसीब, तालूत ने उसे पुरस्रार और लर्जा देने वाली आवाज़ में कहा, फ़ौरन अंदर जा और अब्दुल्ला को बुलाकर बाहर ला, जो इस वक्त मेहमानों के साथ खाने की मेज़ पर मौजूद है। उससे कहना कि काहिरा से 2 दरवेश उसे मिलने आए हैं और ये उसकी ज़िंदगी और मौत का मामला है। उसकी जान को सख्त खतरा दरपेश है। और यह भी सुन ले कि अगर अब्दुल्ला हम दोनों को घर के अंदर बुलाने के बारे में कहे तो उससे कह देना कि हम हरगिज़ घर के अंदर नहीं आएंगे। हम फ़कीर लोग हैं और महलों के अंदर कदम नहीं रखते। और यह भी सुन ले कि अगर अब्दुल्ला आने से इनकार करे तो उससे कह देना कि हम उसे मौत के मुंह से बचाना चाहते हैं, लेकिन अगर वो मरना ही चाहता है तो बखुशी मर जाए। जल्दी जा और सारी बातें अब्दुल्ला के कान में चुपके चुपके कहना और उसे कहना कि अगर आना है तो खाना छोड़कर फ़ौरन ही बाहर आ जाए। जो हुक्म सैयदी, चौकीदार ने लरजती हुई आवाज़ में कहा और भागता हुआ अंदर चला गया। अपनी घबराहट में वो गेट की खिड़की को अंदर से बंद करना भी भूल गया। ताहम हम दोनों गेट के बाहर ही खड़े रहे। सिर्फ 9 मिनट बाकी हैं, तालूत ने मुझसे कहा, और हम दोनों खामोशी से इंतज़ार करते रहे। कोई 3 मिनट के बाद ही चौकीदार तेज़ी से आता नजर आया। उसके साथ एक सेहतमंद नौजवान था जिसके चेहरे से गुस्से और हैरत के आसार नजर आ रहे थे। वो अपने हाथ में रिवॉल्वर थामे हुए था और खुद चौकीदार के हाथ में पिस्तौल था। वो दोनों बहुत तेज़ी से चलते हुए गेट की खुली हुई खिड़की के पास आ गए। इससे पहले तालूत ने मुझे बता दिया था कि जब वो इशारा करे तो मैं मख्फी हो जाऊं और मेरे साथ ही वो भी मख्फी हो जाएगा। कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? अब्दुल्ला ने गेट के अंदर खड़े होकर सख्त लहजे में पूछा। वो हम दोनों को हैरत से घूर रहा था। ज़्यादा बातों का वक्त नहीं है बदनसीब, तालूत ने उसी आवाज़ में कहा।
चंद मिनट के लिए गेट से बाहर आ जा और इस चौकीदार को वहीं रहने दे। मेरी बात सुन ले, यह तेरी जिंदगी और मौत का मसला है। अब्दुल्ला पर गोया एक शहर की सी कैफियत तारी हो गई और वो गेट से बाहर निकल आया। मैं और तालूत उसे गेट से चंद कदम आगे ले गए। चौकीदार बिल्कुल मुस्ताद पिस्तौल हमारी तरफ ताने हुए खड़ा था और खुद अब्दुल्ला का रिवॉल्वर वाला हाथ भी उठा हुआ था। सुन अब्दुल्ला, तालूत ने भारी और खौफनाक आवाज में कहा, तेरे बाप के खास आदमी शहाबुद्दीन ने तेरे पूरे गिरोह के साथ दगा की है। अभी जरा देर बाद यह पूरी इमारत तबाह हो जाएगी क्योंकि शहाबुद्दीन ने इसमें एक बम छुपा कर रख दिया। इस काम के एवज शहाबुद्दीन ने किसी से भारी रकम ली है। अगर तू शहाबुद्दीन को और इन लोगों को सजा देना चाहता है जो इस थाने के जिम्मेदार हैं, तो कल सुबह को 8 बजे इसी गेट पर हमारे इंतजार करना। हम दरवेश लोग हैं और तुझे ऐसा रास्ता बताएंगे कि तू अपने दुश्मनों से इंतकाम ले सके, लेकिन हमसे दोबारा मुलाकात से पहले शहाबुद्दीन से कुछ न करना, वरना फिर तू अपने असल दुश्मनों तक कभी नहीं पहुंच सकेगा। लेकिन शहाबुद्दीन तो अचानक बीमार होकर अस्पताल चला गया क्योंकि उसे शायद दिल का दौरा पड़ा है, अब्दुल्ला ने घबराई हुई आवाज़ में कहा। वह इस मकान से चले जाने का सिर्फ एक बहाना था, तालूत ने अपनी लाल लाल आंखें निकाल कर कहा। और सुन, अब इस मकान के अंदर वापस न जाना। इसकी तबाही में सिर्फ 1.5 मिनट का अरसा बाकी है। दीवार से हटकर दूर चला जा, अंदर गया तो तू भी मारा जाएगा। और इसके साथ ही तालूत ने मेरा हाथ पकड़ लिया। हम दोनों मख्फी हो गए। अब्दुल्ला घबरा कर चारों तरफ देखने लगा और या सैयदी की आवाज़ें देने लगा। चौकीदार जो हम लोगों से इतनी दूर खड़ा हुआ था, उसने हमारी बातें नहीं सुनी थी। हमें गायब होता देखकर आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगा। अचानक अब्दुल्ला को जैसे एकदम अकल आ गई। उसने चौकीदार का हाथ पकड़ा और गेट के पास से भागता हुआ दूर सड़क पर चला गया। चौकीदार ने चूंकि उसके साथ होने वाली हम लोगों की गुफ्तगू नहीं सुनी थी, इसलिए वो अब्दुल्ला के इस रवैये को समझने से कासिर था और सख्त हैरान था। तालूत भी मेरा हाथ पकड़कर गेट से हटकर दूर वहीं आकर खड़ा हो गया जहां अब्दुल्ला और चौकीदार खड़े हुए थे। क्या बात है या सैयदी? चौकीदार ने परेशान होकर अब्दुल्ला से पूछा। ये दरवेश लोग क्या कह रहे थे? लेकिन अभी अब्दुल्ला कोई जवाब नहीं दे पाया था कि कान फाड़ देने वाला जोरदार धमाका हुआ और हमादी का वसी और महलनुमा मकान आनन फानन जलते हुए मलबे की शक्ल में तब्दील हो गया। पलक झपकते में शोले आसमान से बातें करने लगे। पूरी इमारत तबाह हो चुकी थी और ज़ायरे के अंदर मौजूद लोगों में से किसी के जिंदा बचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। अब्दुल्ला और चौकीदार बुरी तरह चीख रहे थे। हमादी के घर से मिला हुआ कोई मकान नहीं था, लेकिन सड़क के दूसरे किनारे पर कई बड़े बड़े मकानात थे। वहां से लोग निकल निकल कर भागे और उन्होंने अपने सामने ये दिल दहला देने वाला और अजीबोगरीब मंजर देखा। लेकिन अब कोई कुछ नहीं कर सकता था। सारी इमारत मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी थी जो बुरी तरह जल रही थी। पूरी इमारत में सिर्फ गेट के साथ दीवार का कुछ हिस्सा सलामत रहा। अब्दुल्ला और चौकीदार हज़ियानी आलम में चिल्ला रहे थे। घरों से निकलकर आने वाले पड़ोसी हैरान थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। वो लोग अब्दुल्ला और चौकीदार से बार बार पूछ रहे थे, लेकिन वो दोनों कुछ बताने से कासिर थे। फिर एक पड़ोसी उन दोनों को अपने घर ले गया और हम भी उनके पीछे पीछे चले गए। पड़ोसी ने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करके इस आने की इतला दे दी और इसके बाद फायर ब्रिगेड को भी फ़ोन कर दिया। उसने चौकीदार और अब्दुल्ला को रोककर अपने घर में बिठा लिया। ज़रा ही देर में फायर ब्रिगेड वाले पहुंच गए। उनके पहुंचने के कुछ देर बाद पुलिस आ गई। फायर ब्रिगेड वालों ने कोई 1 घंटे की सख्त जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। सारी इमारत जल चुकी थी और इसमें मौजूद इंसानों का तो कोई पता ही नहीं था। अब्दुल्ला और चौकीदार बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहे थे। पुलिस ने अब्दुल्ला और चौकीदार के अलावा कई पड़ोसियों के भी बयानात लिए, लेकिन ज़ाहिर है कि कोई भी असल वाक़े पर रोशनी नहीं डाल सका। अब्दुल्ला ने भी असल बात पुलिस वालों से छुपाई और सिर्फ इतना बताया कि वारदात से ऐन चंद मिनट कबल उसके 2 मिलने वाले आ गए थे और वो उनसे खड़ा हुआ गेट के करीब बातें कर रहा था कि यह सानिया पेश आया। उसने पुलिस के सवालों के जवाब में किसी पर भी शुबे का इजहार नहीं किया। साफ ज़ाहिर है कि वह अपना बदला खुद लेना चाहता था। हमादी और उसके मकान की तबाही की खबर जंगल की आग की तरह हर तरफ फैल गई और लोग जौक दर जौक वारदात को देखने के लिए पहुंचने लगे। ज़रा ही देर में इतना बड़ा मजमा इकट्ठा हो गया कि पुलिस को बाकायदा लोगों को वहां से हटाना पड़ा। हारून का मंसूबा पूरी तरह कामयाब हो चुका था। अब हमने उसके घर का रुख किया। हारून अलियास जवाद जेकब और मार्शे कमरे में मौजूद थे। अब्दुल हमीद उनमें शामिल नहीं था। हमें नहीं मालूम कि अब्दुल हमीद को उन लोगों ने किस तरकीब से अपने से दूर रखा। बहरहाल उस वक्त अब्दुल हमीद वहाँ मौजूद नहीं था। हारून एंड कंपनी तक हमादी, उसके गिरोह और उसके मकान की तबाही की खबर पहुँच चुकी थी और वो लोग सबके सब बहुत खुश थे। उनके चेहरों से मुसर्रत टपक रही थी। शहाबुद्दीन अपना काम दिखा गया, हारून ने हंसते हुए कहा। वाकई $40,000 का जादू बड़ी चीज़ होता है। अब हमारा सबसे मजबूत और सबसे बड़ा मुखालिफ हमारी राह में से हट चुका है, अलियास ने कहा। अब हम ज़्यादा आज़ादी के साथ काम कर सकेंगे, लेकिन अब असल काम हमें हफ्ता को दिखाना है। जवाद बोला। बैतुल अमीन में हमें शहाबुद्दीन को बाकी रकम की अदायगी करनी है। उसे उसकी खिदमत का पूरा पूरा सिला दिया जाएगा, हारून ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा सिला जिसे वो याद रखने के लिए बाकी भी ना रहेगा। और साथ ही साथ वो सब हंसने लगे। अब यहाँ हमारी मौजूदगी की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। दूसरे दिन हस्बे बाद 8 बजे हम हमादी के मकान के अहाते के सामने उसके गेट के आगे खड़े हुए थे। इस वक्त हमारा हुलिया उन्हीं दरवेशों का सा था जैसा कि हमने कल इख्तियार किया।
हमें यह देखकर हैरत नहीं हुई कि अब्दुल्ला पहले से वहाँ मौजूद था। हमादी के मकान की जगह अब सिर्फ मलबे का एक अजीम अंबार था, जिसमें से इंसानी लाशों की तलाश का काम जारी था। अब तक 8 लाशें निकाली जा चुकी थीं, जो कि जलकर बिल्कुल कोयला हो चुकी थीं और जिन्हें शनाख्त करना नामुमकिन था। बाज़ इंसानी अज़ा जिस्मों से अलहदा होकर इधर उधर बिखर गए थे। उन्हें भी चुन चुन कर एक जगह इकट्ठा कर दिया गया। पूरे मकान को पुलिस ने अपने घेरे में ले रखा था और किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। अब्दुल्ला गेट के पास ही खड़ा हुआ था। वह तन्हा था। हम दोनों को देखते उसने बड़े अदब से हमें सलाम किया। जाहिर है कि अब हमारी अहमियत उस पर पूरी तरह वाज़ेह हो चुकी थी। जिस तरह कल हम उसकी नज़रों के सामने से गायब हुए थे और जिस तरह हमारी कही हुई बातें सारी की सारी दुरुस्त साबित हुई थीं। इसके बाद अब्दुल्ला के पास ये यकीन करने के लिए काफ़ी वजूहात मौजूद थी कि हम लोग कोई पहुंचे हुए बुजुर्ग और दरवेश हैं। मुझे आप लोगों का इंतज़ार था सैयदान, अब्दुल्ला ने एहतरामन हमारे सामने गर्दन झुकाकर कहा। हमारे साथ आओ अब्दुल्ला, तालूत ने कहा। हम उस दरख्त के नीचे बैठकर तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करेंगे, तालूत ने दूर एक घने दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा। हम तीनों इस दरख्त के नीचे आकर बैठ गए। मेरी बात गौर से सुन लो, तालूत ने सिलसिला गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए कहा। हारून और उसके गिरोह ने शहाबुद्दीन को भारी रिश्वत देकर हमादी के घर में बम रखवाया था और इसका अंजाम तुमने देख लिया। अब परसों दिन के 12 बजे शहाब को उसकी खिदमत का बाकी सिला दिया जाएगा। शहाबुद्दीन से हारून और उसके साथियों की मुलाकात बैतुल अमीन में दिन के ठीक 12 बजे होगी, लेकिन वो लोग शहाबुद्दीन को भी कत्ल कर देना चाहती हैं ताकि उनके जुर्म का कोई सबूत बाकी ना रहे। तुम अगर उन सबको एक साथ हलाक करना चाहते हो तो परसों से बेहतर मौका फिर नहीं मिलेगा। मैं उनमें से एक एक को भून कर रख दूंगा, अब्दुल्ला ने दांत पीस कर कहा। मेरी रहनुमाई फरमाइए सैयदी, मुझे बताइए कि मैं बैतुल अमीन में किस तरह दाखिल हो सकता हूँ। वहाँ तो बड़ा सख्त पैरा होगा। इस सिलसिले में हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, तालूत ने जवाब दिया। हम तुम्हें बैतुल अमीन के उस कमरे में पहुंचा सकते हैं जहाँ ये सब लोग जमा होंगे। तुम एक दरवाजे के पर्दे के पीछे छुप सकते हो और उन सब की बातें अपनी ज़ुबान से सुन सकते हो। वहीं से तुम उनका खात्मा कर सकते हो। मैं ऐसा ही करूँगा सैयदी, अब्दुल्ला ने जोश में जवाब दिया। इस वक्त मेरे लिबास में छुपी हुई स्टेन गन मौजूद है। वो उन सब लोगों को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। आप मेरी मदद कीजिए। काश आप मुझे पहले बता देते तो मेरे वालिद और उनके साथी हलाक होने से बच जाते। मौत के वक्त को टाला नहीं जा सकता नौजवान, तालूत ने मुदब्बराना अंदाज में जवाब दिया। खुदाई कामों में दखल अंदाजी नहीं की जा सकती। इन लोगों का वक्त आ चुका था और अब उन लोगों का वक्त आ चुका है। अच्छा सुनो, तुम परसों ठीक 11 बजे बैतुल अमीन के पीछे वाक़े कैफ़े में मिल जाना। तुम्हारी स्टेन गन तुम्हारे पास होनी चाहिए। तुम्हें उस कमरे में पहुंचाकर और पर्दे के पीछे छुपाकर मैं वापस आ जाऊंगा। आगे तुम जानो और तुम्हारा काम। आपका बेहद शुक्रिया सैयदी, अब्दुल्ला ने तालूत का हाथ चूमते हुए कहा। आप जो कुछ मेरे लिए कर रहे हैं उसके लिए मैं ज़िंदगी भर आपका एहसानमंद रहूँगा। मैं आपकी तमाम हदायत पर अमल करूँगा। लेकिन सैयदी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, और वो ये कि आपको हमारे इन सारे मामलात का इल्म किस तरह हो गया और आपने मेरी मदद करने की जहमत किस लिए गवारा की। ये एक गैर ज़रूरी सवाल है, तालूत ने खुश्क लहजे में जवाब दिया। अगर तुम अपने दुश्मनों से इंतकाम लेना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, और अगर बेकार के सवालों में अपना वक्त ज़ाया करना चाहते हो तो तुम्हारी मर्ज़ी। हम दोनों यहाँ से चले जाते हैं। नहीं नहीं सैयदी, अब्दुल्ला ने जल्दी से जवाब दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो वैसे ही एक बात पूछ ली थी। अगर आपने बुरा माना हो तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। तुम अब मेरी बात समझ गए ना? तालूत ने उसकी पेश करदा माजरत को यकसर नज़रअंदाज करते हुए कहा। परसों ठीक 11 बजे बैतुल अमीन के पीछे वाक़े कैफ़े में मैं पहुँच जाऊँगा, अब्दुल्ला ने पुरजोश लहजे में जवाब दिया। उसी वक्त तालूत ने मेरा हाथ पकड़ा। मैं उसके इशारे को समझ गया और हम दोनों मख्फी हो गए। अब्दुल्ला आंखें फाड़ फाड़ कर हम लोगों को तलाश कर रहा था, लेकिन हमारा कोई पता नहीं था, जबकि हम उसके करीब ही खड़े हुए मुस्कुरा रहे थे। आखिर थोड़ी देर तक इधर उधर देखते रहने के बाद अब्दुल्ला वहाँ से चला गया और हम दोनों मख्फी हालत में वहाँ से रवाना हो गए। अब हमारा रुख हमादी के मकान के मलबे की जानिब था। हम अंदर चले गए और हमने देखा कि मकान की असल इमारत में एक दीवार तक सलामत न रही थी। उससे छोटी सी टिकिया में ना जाने क्या क़यामत भरी हुई थी कि उसने पूरी इमारत को मुनहदिम करके रख दिया। मलबा साफ करने वाले लोग अपने काम में मसरूफ़ थे और जली हुई लाशों और बचे खुचे इंसानी अज़ा की तलाश का काम जारी था। मुझे इस मंजर से सख्त कोफ्त हुई और मेरा दिल घबराने लगा। मैंने चुपके से तालूत के कान में कहा, यहाँ से चलो, मुझे ये सब कुछ देखकर वहशत हो रही है। और हम बाहर निकल आए। वो दिन और उससे अगला दिन हमने होटल में ही गुजारा। तीसरे दिन हम सुबह ही होटल से निकल गए और हमने अपने हुलिये तब्दील कर लिए। अपने उसी फ़कीरी हुलिये में हम काफ़ी देर तक इधर उधर घूमते रहे, यहाँ तक कि 10:30 बज गए। अब हमारा रुख बैतुल अमीन की तरफ था। कोई 20 मिनट तक पैदल चलते रहने के बाद हम बैतुल अमीन पहुँच गए और उसके पीछे वाक़े कैफ़े में जाकर बैठ गए। मुझे थोड़ी देर के लिए तुम्हारा शाहदाना का दोशाला उधार लेना पड़ेगा, तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं अब्दुल्ला को अंदर कमरे में पहुंचाकर ज़रा ही देर में वापस आ जाऊंगा। तुम इतनी देर में यहाँ इंतज़ार करना, ठीक है, मैंने जवाब दिया। और इस असना में अब्दुल्ला कैफ़े के अंदर दाखिल हो गया। हम दोनों एक मेज़ के गिर्द बैठे हुए थे। वो सीधा हमारी तरफ बढ़ा।
उसने बारी बारी हम दोनों को सलाम किया, हमारे हाथ चूमे और एक कुर्सी पर बैठ गया। हमें अब चलना चाहिए, तालूत ने उससे कहा। क्या तुम पूरी तरह तैयार हो? हाँ, मैं पूरी तरह तैयार हूँ, उसने सरगोशी में जवाब दिया। तो फिर उठो, तालूत ने कहा और अब्दुल्ला उठ खड़ा हुआ। मैं अपनी जगह बैठा रहा। तालूत अब्दुल्ला के साथ ही उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़ने लगा। अब्दुल्ला ने एक लम्हे के लिए रुक कर मेरी तरफ देखा और फिर तालूत की तरफ देखा। उसकी निगाहों में मौजूद सवाल बिल्कुल वाज़ेह था। इनकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, तालूत ने अब्दुल्ला से कहा। तुम मेरे साथ आओ। अब्दुल्ला और तालूत कैफ़े से बाहर निकल गए और मैं उन्हें जाते हुए देखता रहा। कोई 20-25 मिनट के बाद तालूत वापस आ गया। वो तन्हा था। मैंने उसे शाहदाना का दोशाला उड़ाकर मख्फी कर दिया और मैं खुद भी मख्फी हो गया। वो हैरत के मारे मरा जा रहा था। बैतुल अमीन के गेट पर 2 निहायत खौफनाक किस्म के चौकीदार मौजूद थे, लेकिन मख्फी हालत में होने के बायस वो हमें अंदर दाखिल होने से नहीं रोक सके। बहरहाल उन चौकीदारों को गेट को खुद ब खुद खुलता देखकर थोड़ी बहुत हैरानी ज़रूर हुई। इसके बाद मैंने अब्दुल्ला को उस कमरे में पहुंचा दिया जो उन लोगों का मीटिंग रूम है और जहां शहाबुद्दीन को बुलाकर हलाक करने का मंसूबा है। एक दरवाजे के भारी भरकम पर्दे के पीछे अब्दुल्ला छुपा खड़ा है। पर्दा ज़मीन तक लटक रहा है और अब्दुल्ला के पाँव भी नज़र नहीं आ रहे। उसको पर्दे के पीछे छुपाने के बाद मैंने उसे दोशाला वापस ले लिया। अब वो ज़ाहिर मख्फी नहीं है, लेकिन कमरे में दाखिल होने वाला कोई शख्स उसे नहीं देख सकता, तावक्त ये कि वो ख़ास तौर पर उस पर्दे को ना हटाए जिसको हटाने की किसी को ज़रूरत नहीं। तालूत ने आहिस्ता आहिस्ता मुझे तफसीलात बताते हुए कहा। अब्दुल्ला इंतकाम में जल रहा है। मैंने उसकी आंखों में नफ़रत, गुस्से और इंतकाम के शोले लपकते हुए देखे हैं। वो यकीनन इन सब लोगों को भून कर रख देगा। वो ऐसा ही करेगा, तालूत ने कहा। मूजियों के हाथों मर रहे हैं। अच्छा, अब चलो, 11:30 बज रहे हैं। हमें मख्फी हालत में बैतुल अमीन में पहुंचकर सारा ड्रामा अपनी आंखों से देखना है। हम दोनों उठकर चल दिए और एक लंबा चक्कर काटकर बैतुल अमीन के गेट के पास पहुंच गए। बैतुल अमीन की इमारत भी बाहर से देखने में काफ़ी वसी और बड़ी मालूम होती थी। गेट अंदर से बंद था। तालूत की हदायत के मुताबिक हम दोनों अभी मख्फी नहीं हुए थे, बल्कि उसी फ़कीराना और दरवेशाना हालत में थे। तालूत ने कॉल बेल पर उंगली रखकर दबाई। गेट की खिड़की खुली और एक मुसल्ला चौकीदार हम लोगों के सामने खड़ा था। क्या बात है? उसने हम दोनों को हकारत की नज़र से देखते हुए कहा। हम फ़कीर और दरवेश लोग हैं, तालूत ने अपने ऊपर मस्कीनी तारी करते हुए कहा। पनाह की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। एक दिन और एक रात के लिए पनाह चाहते हैं। कल सुबह यहाँ से चले जाएंगे। हमें खाना भी चाहिए, हम सुबह से भूखे हैं। यहाँ से चलते फिरते नजर आओ, चौकीदार ने कहा। यह जगह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं, किसी और घर को देखो। अच्छी बात है भाई, नाराज़ क्यों होते हो? तालूत ने मस्कीनी अंदाज में जवाब दिया। चलो, खाना नहीं खिलाते तो पानी ही पिला दो, उससे तो इनकार नहीं करोगे। ठीक है, पानी पी सकते हो, चौकीदार ने बुड़बुड़ाते हुए कहा और खिड़की खुली छोड़कर अंदर दाखिल हो गया। तालूत ने मुझे इशारा किया और हम लोग फ़ौरन मख्फी होकर अंदर दाखिल हो गए। चौकीदार एक तरफ को जा रहा था, जहाँ सामने एक सायेदार चबूतरे पर पानी के घड़े रखे हुए थे। दूसरा चौकीदार बैठा हुआ था। पहले वाले चौकीदार ने एक बर्तन में बहुत सा पानी उंडेला और एक गिलास हाथ लिया और गेट की तरफ आया। खुली हुई खिड़की में से उसने सर बाहर निकाल कर देखा। ज़ाहिर है उसे कोई नज़र नहीं आया। चंद लम्हों तक वह गर्दन घुमा घुमा कर इधर उधर देखता रहा, फिर वापस अंदर आ गया और दूसरे चौकीदार से पूछने लगा, वो दोनों फ़कीर अंदर तो नहीं आ गए? नहीं तो, दूसरे चौकीदार ने जवाब दिया। क्या वो बाहर मौजूद नहीं? नहीं, दूर दूर तक उनका पता नहीं, पहले चौकीदार ने कहा। मुझे हैरत है कि इतनी जल्दी वो नज़रों से ओझल किस तरह हो गए। अगर वो सड़क पर जाते तो इधर या उधर किसी तरफ ज़रूर नजर आते, क्योंकि बीच में दूर दूर तक कोई मोड़ नहीं और सड़क सीधी चली गई है। मुझे हैरत है कि वो कहाँ गायब हो गए। तुम्हें यकीन है कि वो दोनों अंदर नहीं आए? मुझे बिल्कुल यकीन है, दूसरे चौकीदार ने कहा। गेट की खिड़की अगरचे खुली हुई थी, लेकिन उसमें से कोई अंदर दाखिल नहीं हुआ। मैं मुसलसल निगरानी रखे हुए हूँ, ना जाने कहाँ जहन्नुम रसीद हो गए कमबख्त, पहले वाले चौकीदार ने बुड़बुड़ाते हुए कहा और गेट की खिड़की बंद कर दे लगा। ऐन उस वक्त एक तरफ से 2 गाड़ियाँ आती नजर आईं। चौकीदार रुक गया और गाड़ियों को बगौर देखने लगा। दोनों गाड़ियाँ आगे पीछे आ रही थीं। वो लोग आ रही हैं, पहले चौकीदार ने दूसरे चौकीदार से कहा। मैंने उनकी गाड़ी पहचान ली है। दूसरा चौकीदार ये बात सुनते ही खड़ा हो गया और दोनों गेट की खिड़की से बाहर झांकने लगे। गाड़ियां गेट के करीब आकर खड़ी हो गईं। पूरी इमारत में उन दोनों चौकीदारों के अलावा और कोई मुलाजिम नजर नहीं आ रहा था। एक चौकीदार लपकता हुआ गाड़ियों के पास पहुंच गया। पहली गाड़ी में से हारून, जेकब और मार्श उतरे। दूसरी गाड़ी में से इलियास और जवाद बरामद हुए। चौकीदार ने अपनी जेब में से चाबी निकालकर अंदरूनी इमारत का दरवाज़ा खोला और वह सब के सब अंदर दाखिल हो गए। हम दोनों साए की तरह उनके पीछे लगे हुए थे। एक अंदरूनी कमरे में जो काफ़ी खूबसूरती से आरास्ता किया हुआ था, पहुंचकर वो लोग सोफ़ों पर बैठ गए। चौकीदार बाद अब खड़ा हो गया। यही वो कमरा है जिसके उधर वाले दरवाजे के भारी पर्दे के पीछे अब्दुल्ला छुपा खड़ा है। तालूत ने मेरे कान में सरगोशी की। मैंने उसे बिल्कुल ठीक जगह पर पहुंचाया। तुम अब जा सकते हो, इलियास ने चौकीदार से मुखातिब होकर कहा। तुम्हें और शबान को अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हें क्या करना है।
लाश को दफन करके ज़मीन बराबर कर देनी है और उसके ऊपर वो चारों पौधे लगा देने हैं जो इस वक्त गमलों में मौजूद हैं। खाद मिली हुई खसूसी मिट्टी पहले से मौजूद है। मुझे सब मालूम है सैयदी, चौकीदार ने जवाब दिया। मैंने और शाबान ने सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। बस तुम फिर जाओ और जब वो आ जाए तो उसे सीधा उस कमरे में भेज देना। हम लोग यहाँ उसके मुंतज़िर हैं। और हाँ, बाद में उसकी गाड़ी को यहाँ से शाबान ले जाएगा और दूर कहीं छोड़ आएगा। जी हाँ, चौकीदार ने जवाब दिया। शाबान को यह भी मालूम है और वह बाहर चला गया। हारून ने एक सिगार जेब में से निकालकर मुंह में दबाया और उसे सुलगाने लगा। अलियास ने अपनी जेब में हाथ डाला और डॉलरों की एक मोटी सी गड्डी निकालकर मेज़ पर रख दी। फिर वो हारून की तरफ देखकर मुस्कुराया। हारून भी जवाबन मुस्कुराया और बोला, वो इन नोटों की सिर्फ खुशबू ही सूंघ सकेगा, या मुमकिन है कि खुशबू भी ना सूंघ सके। हमें गुफ्तगू में मोहतात रहना चाहिए। जवाद ने संजीदगी से कहा, वो किसी वक्त भी अंदर आ सकता है। तुम ठीक कह रहे हो दोस्त, हारून ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। इसके बाद वो लोग आपस में इधर उधर की बातें करने लगे। तालूत ने मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों बिल्कुल खामोशी के साथ उस पर्दे के दाएं जानिब दीवार से लगकर खड़े हो गए जिसके पीछे अब्दुल्ला छुपा हुआ था। हमें बल्कि यूं कहना चाहिए कि तुम्हें गोलियों की जद से महफूज रहना चाहिए, तालूत ने चुपके से मेरे कान में कहा। वैसे रासिम बिल्कुल मुस्ताद यहाँ मौजूद है। अगर कोई गोली तुम्हारी तरफ बढ़ी तो वो फ़ौरन उसे रोक लेगा। अभी तालूत की बात ख़त्म ही हुई थी कि वही पहले वाला चौकीदार अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे शहाबुद्दीन था। शहाबुद्दीन को देखते ही सब लोग खड़े हो गए और बड़े वालिहाना अंदाज में उसका खैर मकदम किया गया। हारून ने शहाबुद्दीन को गले लगा लिया। तुमने बड़ी कामयाबी के साथ हमारे मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाया है, हारून ने उसकी पुश्त को थपथपाते हुए कहा। तुम सही मायनों में मुबारकबाद के मुस्तहिक हो। तुमने हमादी और उसके ग्रुप के तकरीबन सारे सरकर्दा आदमियों को ठिकाने लगा दिया। आफरीन है तुम पर। सब लोग कुर्सियों और सोफों पर बैठ गए। सामने मेज़ पर डॉलरों की मोटी मोटी गड्डियाँ पड़ी हुई थीं और शहाबुद्दीन हरीस निगाहों से उन्हें तक रहा था। मैंने आपके हुक्म की तामील की है बॉस, शहाबुद्दीन ने खुशामदाना लहजे में कहा। गो कि यह बड़ा पुरखतर काम था और इसमें मेरी अपनी जान को भी खतरा लायक था, ताहम मैंने इसे अंजाम दे ही दिया। तुम वाकई एक बहादुर आदमी हो और मैं बहादुर आदमियों की बहुत कदर करता हूँ, हारून ने कहा। ये 20,000 डॉलरों की गड्डियाँ पड़ी हुई हैं, इन्हें उठा लो। ये तो तुम्हारी खिदमत का मुआवजा है, इसके अलावा तुम्हें मजीद इनाम भी दिया जाएगा। शहाबुद्दीन की बातें खिल गईं। उसने जल्दी जल्दी नोटों की गड्डियाँ समेटी और उन्हें अपने लिबास की मुख्तलिफ जेबों में भरने लगा। हारून का नखियों से उसे देख रहा था। अलियास और जवाद ने मायनेखेज नज़रों से एक दूसरे की तरफ देखा। जब शहाबुद्दीन ने डॉलरों की सारी गड्डियाँ अपनी जेबों में ठूंस लीं तो वह हारून की तरफ देखकर बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बॉस कि आपने मुझ पर एतमाद करके इतना अहम काम मेरे सुपुर्द किया, और देख लीजिए कि मैंने आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाई और आइंदा भी मैं इंशाल्लाह हमेशा आपके एतमाद पर पूरा उतरूंगा। मुझे तुम्हारी ज़ात से यही उम्मीद है, हारून ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। और अब मैं तुम्हें इनाम भी देना चाहता हूँ। इतना कहकर हारून ने मार्श की तरफ देखा और कहा, मार्श, शहाबुद्दीन को इसका असल इनाम भी दे दो। जो हुक्म बॉस, मार्श ने जवाब दिया और अपनी जेब में हाथ डालकर रिवॉल्वर निकाल लिया। शहाबुद्दीन अभी समझ भी नहीं पाया था कि इसका क्या मतलब है कि अचानक अगले ही लम्हे मार्श के रिवॉल्वर की गोली उसके सीने को तोड़ चुकी थी। शहाबुद्दीन एक कराह के साथ कुर्सी से नीचे गिर पड़ा। उसके सीने से खून का फव्वारा उबल रहा था। वो आखिरी हिचकियां ले रहा था। अपने कपड़ों को खून के छींटों से बचाते हुए इसकी जेबों से नोटों की गड्डियां निकाल लो, वरना वो भी खून आलूद हो जाएंगी, हारून ने अपने साथियों को हुक्म दिया। मार्श और जेकब फौरन शहाबुद्दीन के मुर्दा जिस्म की तरफ बढ़े और जल्दी जल्दी उसकी जेबें खाली करने लगे। ऐन उस वक्त पर्दे के पीछे से अब्दुल्ला बरामद हुआ। तकरीबन सब लोगों की उसकी तरफ पुश्त थी और कोई भी उसे देख नहीं पाया। अचानक कमरा स्टेन गन के फायरों की जोरदार आवाज़ से गूंज उठा। तड़ 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 गोलियां चली और एक ही राउंड में अलियास, जवाद, हारून और जेकब सब के सब ज़मीन पर गिरकर माहिए बेआब की तरह तड़प रहे थे। सिर्फ मार्श बच रहा था क्योंकि उसने फ़ौरन एक सोफे के पीछे पनाह ले ली थी। मार्श के पास अपना रिवॉल्वर भी था। उसने सोफे के पीछे से हाथ बढ़ाकर अब्दुल्ला के सीने का निशाना लिया। अब्दुल्ला इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा सका था कि कोई शख्स सोफे के पीछे भी छुप गया है। उसका ख्याल था कि सब के सब मारे जा चुके हैं, लेकिन जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि कोई शख्स जिंदा बच रहा है तो बहुत देर हो चुकी थी। मार्श के रिवॉल्वर से निकलने वाली गोली उसके सीने में पेवस्त हो चुकी थी, लेकिन गोली खाकर गिरने से पहले अब्दुल्ला ने, जो बहुत मजबूत जिस्म का नौजवान और तवाना आदमी था, सोफे की तरफ एक बार फिर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मार्श की खोपड़ी के परखच्चे उड़ गए और साथ ही अब्दुल्ला भी ज़मीन पर ढेर हो गया। इस सारी हंगामाराई के दौरान तालूत ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पीछे कर लिया था और इस तरह उसने मुझे अपनी आड़ में ले रखा था। अचानक कमरे के बाहर भारी भारी कदमों की आवाज़ें सुनाई दी और दोनों चौकीदार हाथ में रिवॉल्वर लिए अंदर दाखिल हुए। कमरे का अंदरूनी मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। कमरा लाशों से पिटा पड़ा था। दोनों चौकीदारों ने खौफ और दहशत के आलम में एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी जुबानें जैसे गुंग होकर रह गई थीं। ये क्या हो गया? एक चौकीदार ने दूसरे से कहा। सिर्फ शहाबुद्दीन को मारा जाना था, ये सब के सब कैसे मर गए?
क्या इनमें आपस में लड़ाई हो गई? मगर ये शख्स कौन है? दूसरे चौकीदार ने अब्दुल्ला की लाश की तरफ इशारा करते हुए कहा। यहाँ आने वालों में यह शख्स तो मौजूद नहीं था, और फिर इसके हाथ के करीब स्टेन गन भी पड़ी हुई है। हाँ, ये तो तुम ठीक कहते हो, पहले वाले चौकीदार ने कहा। इस शख्स को हमने अंदर दाखिल होते हुए नहीं देखा था, ये यहाँ कहाँ से आ गया? और मैंने तो इससे पहले इसे कभी नहीं देखा। दोनों चौकीदार अब्दुल्ला के करीब आकर उसे गौर से देखने लगे। मैंने इसे पहचान लिया। दूसरे चौकीदार ने अब्दुल्ला को खूब गौर से देखने के बाद कहा, यह हमादी का बेटा अब्दुल्ला है, और यकीनन ये स्टेन गन लिए यहाँ पहले से छुपा हुआ था, और इसी ने इन सारे लोगों को मारा है, और खुद भी इनमें से किसी की गोली का शिकार हो गया। लेकिन ये किस वक्त और किस तरह अंदर आ गया? पहले वाले चौकीदार ने कहा। हम लोग तो सारा वक्त गेट पर मौजूद रहे हैं, फिर ये अंदर किस तरह पहुंचा? दूसरा चौकीदार कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, वो दोनों फकीर जिस वक्त पानी मांगने आए थे उस वक्त गेट की खिड़की ज़रा देर के लिए खुली थी, लेकिन मैं बराबर खिड़की पर नज़रें जमाए हुए था। मेरे सामने तो कोई अंदर दाखिल नहीं हुआ। हो सकता है वो तुम्हारी नज़र बचाकर किसी न किसी तरह अंदर दाखिल हो गया हो, पहले वाले चौकीदार ने कहा। खैर, अब इस बात को छोड़ो कि वो किस तरह अंदर आया, दूसरे चौकीदार ने कहा। असल मसला यह है कि अब हम क्या करें, किसके पास जाएं? यहाँ तो सब के सब मारे जा चुके हैं, अब हम किसको इतला दें? मेरा ख्याल है कि हम इस घर को ताला लगाकर सीधे सैयदी इलियास के घर चलें और उनकी बीवी को इस थाने की इतला दे दें। फिर वो जो मुनासिब कार्रवाई समझेंगी करेगी। हम बराह रास्त पुलिस के पास नहीं जाएंगे, वरना हम किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएंगे, पहले वाले चौकीदार ने कहा। मेरे ख्याल में यही सबसे माकूल तजवीज़ है, दूसरे चौकीदार ने जवाब दिया। अल्लाह ताला हम लोगों के हाल पर अपना रहम फरमाए। हम बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम खुद किसी चक्कर में आ जाएं। बस जल्दी चलो, हम इलियास सैयदी की बीवी के पास चलते हैं। दोनों चौकीदारों ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। अचानक उनमें से एक की नज़र डॉलरों की उन गड्डी पर पड़ी जो मेज़ पर रखी हुई थी। उसने मायनी खेज नज़रों से दूसरे चौकीदार की तरफ देखा। दोनों की नज़रों का बाहमी तबादला हुआ। दोनों एक लफ्ज़ कहे बगैर आहिस्ता से मुस्कुराए और उन्होंने गड्डियाँ गिनकर आपस में आधी आधी बांट ली। नोटों को गिनने की उन्होंने जहमत भी गवारा नहीं की। सारी गड्डियाँ दो बराबर के हिस्सों में मुनकसिम होकर उनकी जेबों में मुंतकिल हो गईं। चलो, अब जल्दी चलो, पहले वाले चौकीदार ने कहा, और वो दोनों बाहर निकल गए। बाहर निकलकर उन्होंने कमरे का दरवाज़ा बंद करके इसमें ताला लगाया और फिर बैरूनी कमरे में आकर वहाँ भी बाहर से ताला लगा दिया। फिर दोनों इलियास की गाड़ी में बैठे। उनमें एक गाड़ी चला रहा था और दूसरा उसके बराबर बैठा हुआ था। गाड़ी बाहर निकालने के बाद उनमें से एक ने उतरकर गेट बंद किया, बाहर से ताला लगाया और इलियास के घर की तरफ चल पड़े। मैं और तालूत उनके साथ मौजूद थे, लेकिन इलियास के घर में हम दोनों उन लोगों की मौजूदगी से पहले ही पहुंच चुके थे। इस वक्त अब्दुल हमीद और इलियास की बीवी निचली मंजिल के कमरे में बैठे हुए थे। उनके आगे मेज़ पर चाय की प्यालियाँ रखी हुई थीं और एक अंग्रेज़ीदा औरत उन दोनों की गुफ्तगू के दरमियान तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। इस औरत की अंग्रेज़ी का लबो लहजा मशरिक़ बईद के लोगों का सा था और इसकी शक्ल भी कुछ चपटी सी थी। तालूत ने मुझे बताया कि इलियास घर से चलते वक्त अपनी बीवी को यह हदायत कर गया था कि वो पाकिस्तानी मेहमान का ख्याल रखे और चाय वगैरह से उसकी तवाज़े करती रहे। इलियास की बीवी अपने शौहर के हुक्म की तामील कर रही थी। जब हम दोनों वहाँ पहुँचे तो हमादी और उसके मकान की तबाही का जिक्र छिड़ा हुआ था। खुद अब्दुल हमीद हमादी की तबाही पर खासा खुश नज़र आ रहा था। हम दोनों के पहुँचने के ज़रा देर बाद ही दोनों चौकीदार हाँफते काँपते अंदर दाखिल हुए। उन दोनों के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। इलियास की बीवी उन दोनों को पहचानती थी। वो उन्हें यहाँ अचानक देखकर हैरान रह गई। क्यों, खैरियत तो है? उसने घबरा कर सवाल किया। खैर नहीं है सैयदा, एक चौकीदार बोला। उसने मुख्तसर अल्फाज में सारी रुदाद इलियास की बीवी को सुना दी। इलियास की बीवी ये सब कुछ सुनकर जैसे सख्ते में आ गई। वो फटी फटी आंखों से चौकीदारों को देखने लगी। क्या ये वाकई सच है? क्या तुम सच कह रहे हो? क्या सैयदी इलियास मारे गए? और वह फूट फूट कर रोने लगी। अब्दुल हमीद कुछ नहीं समझ पा रहा था कि क्या हुआ, क्योंकि वो लोग अरबी ज़ुबान में गुफ्तगू कर रहे थे। उसने तर्जुमान औरत से अंग्रेज़ी ज़ुबान में सवाल किया कि क्या हो गया है। उस औरत ने पहले तो अरबी में इलियास की बीवी से पूछा कि आया अब्दुल हमीद को ये बात बताई जाए, और जब इलियास की बीवी ने उसे इसकी इजाज़त दे दी तो अब्दुल हमीद को सारी सूरत हाल बता दी। अब्दुल हमीद के चेहरे का रंग उड़ गया। वह सख्त मुज़तरिब और परेशान हो गया। इलियास की बीवी बुरी तरह फूट फूट कर रो रही थी। आखिर तर्जुमान औरत ने उसे संभाला और चंद मुलाजमाओं को बुलाया, जिन्होंने इलियास की बीवी को ऊपर की मंजिल पर पहुंचा दिया। हम लोग भी ऊपर की मंजिल पर पहुंच गए। वहां से इलियास की बीवी ने अपने भाई याकूब को फ़ोन किया और उसे रो रो कर फ़ोन पर सारी दास्तान सुनाई। याकूब ने कहा कि वह भी थोड़ी देर में पहुंच रहा है, और कोई 10 मिनट के अंदर अंदर याकूब आ गया। हम लोगों ने इससे पहले उसे नहीं देखा था। वो एक लंबा तिरंगा और वजी आदमी था। उसके आते ही इलियास की बीवी उससे लिपट पड़ी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। याकूब ने उसे तसल्ली दी और एक मुलाजमा को भेजकर दोनों चौकीदारों को ऊपर बुलवा लिया, जिनसे उसने पूरी दास्तान सुनी। चौकीदारों ने उसे यह भी बता दिया कि शहाबुद्दीन को कत्ल करने का प्रोग्राम पहले से मौजूद था
और यह कि उन्होंने हमादी के बेटे अब्दुल्ला को अंदर आते नहीं देखा। पुलिस को इतला दिए बगैर कोई चारा नहीं, याकूब ने अपनी बहन से कहा। एक दो नहीं, पूरे 7 अफराद कत्ल हुए हैं। किसने किसको कत्ल किया यह भी समझना मुश्किल है, और क्यों कत्ल किया यह भी कम अज़ कम मुझे तो नहीं मालूम। और सुनो, तुम्हें भी ये बात नहीं मालूम है। उसने दोनों चौकीदारों की तरफ देखते हुए कहा। समझ गई या नहीं? तुम्हें शहाबुद्दीन के कत्ल के मंसूबे के बारे में कुछ नहीं मालूम। तुम्हें हमादी और उसके मकान और उसके साथियों की तबाही के बारे में भी कुछ नहीं मालूम। तुम्हें सिर्फ इतना मालूम है कि तुम दोनों बाहर गेट पर ड्यूटी दे रहे थे, कि तुमने अंदर गोलियां चलने की आवाज़ें सुनी, और जब तुम अंदर गए तो तुमने वहां मौजूद सारे लोगों को मुर्दा पाया, और उनमें अब्दुल्ला भी शामिल था। यही बयान तुम्हें पुलिस को देना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, एक लफ्ज़ भी ज़्यादा नहीं। समझ गए? जी हाँ, बिल्कुल समझ गए, दोनों खौफजदा चौकीदारों ने जवाब दिया। ठीक है, अब मैं पुलिस को फ़ोन करके सारे वाक़े की इतला देता हूँ, याकूब ने कहा और फ़ोन की तरफ बढ़ गया। हम दोनों नीचे उतर आए और उस कमरे में दोबारा दाखिल हो गए जहाँ कुछ देर पहले अब्दुल हमीद और अलियास की बीवी बैठे हुए थे। अब्दुल हमीद सख्त बेचैनी के आलम में टहल रहा था। उसके हाथ में सिगरेट सुलग रहा था और वह बार बार लंबे लंबे कश ले रहा था। तालूद ने हौले से मेरा हाथ दबाया और मैं समझ गया कि वह कमबख्त किसी शरारत के मूड में है। अब्दुल्ला की परेशानी इस वक्त काबिल दीद थी। वह सख्त हवास बाख्ता नजर आ रहा था और तालूद उसकी हवास बाख्तगी में मजीद इजाफा करने के दरपे था। अचानक कमरे में चटाक की आवाज़ बुलंद हुई और अब्दुल हमीद अपनी जगह से इतनी ज़ोर से उछला गोया सीधा छत से जा टकराएगा। खौफ और दहशत के आलम में उसकी घिघी बन गई और उसके मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें निकलने लगीं। उसका हाथ अपने सर पर पहुंच गया। मैं समझ गया कि तालूद ने उसके एक ज़ोरदार चपत रसीद कर दिया। अब्दुल हमीद बौखला बौखला कर चारों तरफ देख रहा था और थर थर काँप रहा था। उसे इस बात का भी एहसास नहीं हुआ कि जलता हुआ सिगरेट उसके हाथ से छूटकर नीचे कालीन पर गिर पड़ा है और इसने कालीन को जलाना शुरू कर दिया है। वो अपनी दहशत में इस कदर मुब्तला था कि उसे अपने गिरदोपेश की खबर ही नहीं रही। मैंने आगे बढ़कर रास्तगी से जलते हुए सिगरेट को अपने पाँव से मसल दिया, वरना वो इसी तरह सुलगता रहता। अब्दुल हमीद का चेहरा अब जर्द हो रहा था। ऐसा लगता था कि वो बेहोश हो जाएगा। इतने में याकूब कमरे में दाखिल हुआ। मैं बैतुल अमीन जा रहा हूँ, उसने अब्दुल हमीद को मुखातिब करके कहा। आपको इस सारे साने की तफसीलात तो मालूम हो ही गई होंगी। हमारी बदनसीबी के इतना बड़ा अलमिया दरपेश आ गया, जिसमें मेरे बहनोई के अलावा उनके मुतअद्दिद साथियों की जानें भी ज़ाया हो गई। मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया और अब मैं दोनों चौकीदारों को साथ लेकर बैतुल अमीन जा रहा हूँ, क्योंकि पुलिस जाए वारदात पर पहुँचने वाली है। मैंने अपनी बीवी को भी फ़ोन कर दिया है, वो ज़रा देर में यहाँ मेरी बहन के पास आ जाएगी। आप यहीं ठहरें, और अगर पुलिस इस सिलसिले में आपसे कोई बात पुरस करे तो आप साफ तौर पर यह कह सकती हैं कि आप इस मामले के बारे में कुछ नहीं जानते। याकूब अच्छी खासी अंग्रेज़ी बोल रहा था। जाहिर है कि इसके अलावा मैं और कह भी क्या सकता हूँ, अब्दुल हमीद ने जवाब दिया। हकीकत यही है कि मुझे सारे मामले के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। बस ठीक है, याकूब ने जवाब दिया, आपका यही बयान होना चाहिए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। और याकूब अब्दुल हमीद को सलाम करके रुखसत हो गया। याकूब के जाने के कोई 10 मिनट बाद ही अब्दुल हमीद घर से बाहर निकल गया। हम उसके पीछे लग गए, क्योंकि अब हमें पुलिस और उसकी कार्रवाइयों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। हमारा असल मकसद पूरा हो चुका था। दोनों मूजियों के गिरोह आपसी की साजिशों और लड़ाइयों के जरिए तबाह बर्बाद हो गए और उनकी तकरीबन मुकम्मल तौर पर बीख कनी हो चुकी थी। अब हमारे लिए अमर बेमायनी था कि पुलिस हमादी के घर की तबाही में और हारून और उसके साथियों के भयानक कत्ल के सिलसिले में क्या कार्रवाई करती है। हमारे सामने सारे किस्से के अब सिर्फ 2 पहलू बाकी थे। एक तो अब्दुल हमीद को ठीक करना और दूसरे रज़िया और उसके ख़ानदान के माली मसाइल को हल करना। चुनाचे फिल वक्त हमारी पूरी तवज्जो अब्दुल हमीद की हरकत व सकनात पर मरकूज थी। अब्दुल हमीद ने घर से एक टैक्सी ली और सीधा एक ट्रैवल एजेंसी के दफ्तर में पहुंचा। वहां जाकर उसने शाम की फ़्लाइट से कराची जाने के लिए अपनी सीट बुक करवाई और फिर खामोशी से अलियास के घर वापस आ गया। अगरचे अभी फ़्लाइट में काफ़ी वक्त बाकी था, लेकिन अब्दुल हमीद ने बिल्कुल देर नहीं लगाई। उसने जल्दी जल्दी अपना सारा सामान अटैची केस में भरा और पुलिस या याकूब के वापस आने से पहले ही घर से निकल गया। उसने एक मुलाजिम के ज़रिए टैक्सी पहले ही मंगवा ली। वह सीधा एयरपोर्ट पहुंच गया और एक महफूज जगह तलाश करके वहां बैठ गया। इसकी फ़्लाइट में अभी पूरे 2 घंटे बाकी हैं, तालूत ने मुझसे कहा। जल्द हम होटल चलकर अपना हिसाब बेबाक कर देते हैं और कोशिश करके इसी फ़्लाइट में नशिस्तें हासिल करते हैं। तो इसके लिए हमें होटल जाने से पहले ट्रैवल एजेंसी के दफ्तर चलना चाहिए, मैंने तालूत से कहा। नशिस्तें मिल जाएं तो फिर हमारे पास होटल जाने और हिसाब बेबाक करने के लिए काफ़ी वक्त होगा। तुम ठीक कहते हो, तालूत ने जवाब दिया। और हम लोग उसी ट्रैवल एजेंसी के दफ्तर पहुंच गए जहां से अब्दुल हमीद ने कराची के लिए अपनी सीट बुक करवाई थी। इत्तफाक से हमें भी 2 नशिस्तें कराची के लिए मिल गईं और हम बाकायदा पूरे कानूनी तरीके से टिकट खरीद कर होटल वापस पहुंच गए। हमने होटल का हिसाब बेबाक किया और उम्दा लिबासों में मलबूस वहां से चल पड़े। अभी तो फ़्लाइट में काफ़ी देर है, मैंने तालूत से कहा। आओ, क्यों ना एक चक्कर ज़रा बैतुल अमीन का लगा लें। ज़रूर लगा लें, तालूत ने आमादगी के साथ कहा और हम दोनों एक टैक्सी लेकर बैतुल अमीन की तरफ रवाना हो गए। टैक्सी हमने बैतुल अमीन से कोई 1 फरलांग के फासले पर छोड़ी और हम इमारत की तरफ पैदल ही रवाना हो गए। दूर ही से इमारत के आसपास बड़ी भीड़ नजर आ रही थी।
हम दोनों इमारत के करीब जाने से पहले एक सुनसान सी जगह में जाकर मख्फी हो गए और फिर एक दूसरे का हाथ पकड़कर जाए वारदात की तरफ रवाना हो गए। पूरी इमारत को पुलिस ने अपने घेरे में ले रखा था और किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन जाहिर है कि हमें अंदर जाने से कौन रोक सकता था। हम दोनों अंदर दाखिल हो गए। याकूब पुलिस अफसरों के साथ वहाँ अब तक मौजूद था। लाश को एम्बुलेंस गाड़ियों में रखा जा चुका था और शायद उन्हें पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाने वाला था। पुलिस के दीगर कारिंदे अपनी अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ़ थे, लेकिन उन सब का काम तकरीबन ख़त्म हो चुका था। दोनों चौकीदारों के बयानात लिए जा चुके थे, लेकिन उन्हें बता दिया गया कि उन्हें पुलिस स्टेशन चलना होगा और अभी वो कहीं और नहीं जा सकते। वो सब के सब गाड़ियों में बैठकर रवाना हो गए। एम्बुलेंस गाड़ियाँ भी वहाँ से चल पड़ी और मकान में ताला लगाकर इसे सील कर दिया गया। बस भाई, अब यहाँ का किस्सा ख़त्म, तालूत ने मुझसे कहा। इन लोगों को इनके हाल पर छोड़ो और कराची का रुख इख्तियार करो। जाहिर है अब यहाँ हमारे लिए क्या रखा है, लेकिन अब्दुल हमीद ने इस तरह चुपके से वहाँ से भागकर अपनी पोजीशन को मशकूक बना लिया। वो दरअसल हद से ज़्यादा खौफजदा है, तालूत ने कहा। उसे खौफ है कि दोनों गिरोहों के सौलनाक और लर्जा खेज तसादुम के दौरान, जिसमें तकरीबन 20 आदमी हलाक हो चुके हैं, उसको भी मुलविस न कर लिया जाए। वैसे भी वो यहाँ गैर मुल्की है और उसे यह साबित करने में सख्त दुश्वारी पेश आएगी कि अलियास के साथ उसके दोस्ताना ताल्लुकात की नौयत क्या थी और वो यहाँ किस घर से आया था। फिर उसके चेहरे का जख्म, रजिया का किस्सा, बहुत सी बातें थीं जिनका वो कोई माकूल जवाब पेश नहीं कर सकता था। उसे डर था कि अगर एक दफ़ा वो यहाँ की पुलिस के चक्कर में आ गया तो फिर उसके लिए जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसने आफियत इसी में समझी कि चुपके से यहाँ से खिसक जाए। चुनाचे वो याकूब की वापसी से पहले ही यहाँ से भाग गया। अब जब याकूब वापस आएगा और उसे पता चलेगा कि अब्दुल हमीद यहाँ से चला गया है तो उसे हैरत नहीं होगी, क्योंकि वो भी अब्दुल हमीद की पोजीशन को किसी न किसी हद तक समझता है। क्या याकूब भी हारून और इलियास के गिरोह का बाकायदा आदमी है? मैंने तालू से पूछा। वह इस गिरोह का बाकायदा आदमी तो नहीं है, लेकिन उसके गिरोह के साथ गहरे ताल्लुकात हैं, मगर वह इसके लिए काम नहीं करता। उसका असल धंधा करेंसी की स्मगलिंग है और इस काम में वो खूब पैसे कमा रहा है। ताहम वो हारून और इलियास के गिरोह की सरगर्मियों से और हमादी के गिरोह के साथ इस गिरोह की रकाबत से पूरी तरह वाकफियत रखता है। बहरहाल अब इन सब पर लानत भेजो। वो लोग अपने कैफरे किरदार को पहुंच चुके और अब हमें अब्दुल हमीद की खबर लेनी है। थोड़ी देर बाद हम दोनों एयरपोर्ट पर पहुंच गए। फ़्लाइट की रवानगी में ज़्यादा देर बाकी नहीं थी। हम दोनों के पास बाकायदा पासपोर्ट और सफ़र के दीगर ज़रूरी कागजात मौजूद थे। हम अंदर दाखिल हो गए और इधर उधर नज़र डालकर अब्दुल हमीद को तलाश करने लगे। जहाज़ रनवे पर आ चुका था और अब्दुल हमीद हमें तेज़ तेज़ कदमों से जहाज़ की तरफ जाता हुआ नजर आया। हम भी जहाज़ की तरफ बढ़ने लगे। मैं और तालूत बराबर बराबर की नशिस्तों पर बैठे हुए थे, जबकि अब्दुल हमीद हमसे अगली कतार में बैठा हुआ था। अब्दुल हमीद के बराबर कोई यूरोपीय खातून बैठी हुई थी। अब्दुल हमीद के चेहरे और गर्दन पर चूंकि जगह जगह टेप से फाहे लगे हुए थे, इसलिए वो औरत खासी परेशान नजर आ रही थी। उसने एक एयर होस्टेस को बुलाकर उससे दरख्वास्त की कि उसकी नशिस्त तब्दील कर दी जाए। तालूत मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। मैं उसका मतलब समझ गया और मैंने आहिस्ता से इस बात में गर्दन हिला दी। तालूत ने इशारे से एयर होस्टेस को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि उस खातून के साथ अपनी नशिस्त बदलने के लिए तैयार है। एयर होस्टेस खुश हो गई और उसने तालूत का शुक्रिया अदा करते हुए उस खातून को इतला दी कि वो पिछली नशिस्त पर चली जाए। तालूत मेरे पास से उठ गया और यूरोपीय खातून मेरे बराबर आकर बैठ गई। उसने तालूत का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। अब तालूत और अब्दुल हमीद बराबर बराबर बैठे थे और वो यूरोपीय खातून मेरे बराबर बैठी हुई थी। ज़रा देर बाद जहाज़ ने टेक ऑफ किया और वह फ़िज़ा में बुलंद होकर परवाज़ करने लगा। तालूत ने एक बार पीछे घूमकर मेरी तरफ देखा और आंखों ही आंखों में मुझे इशारा किया। मैं उसका मतलब समझ गया और थोड़ा सा आगे की तरफ झुक गया ताकि उन दोनों की गुफ्तगू सुन सकूं। ये आपके चेहरे को क्या किसी जंगली जानवर ने जख्मी कर दिया है? तालूत ने अब्दुल हमीद से मुखातिब होकर उर्दू में कहा। अब्दुल हमीद ने हैरत से तालूत की तरफ देखा और उसके चेहरे पर सख्त नागवारी के आसार नमूदार हुए। आपको कैसे मालूम कि मैं उर्दू जानता हूँ? उसने तालूत के सवाल का जवाब देने की बजाय उल्टा उससे सवाल पूछ लिया। वो तो आपकी शक्ल से जाहिर है। तालूत ने बुरा मानने की बजाय हंसते हुए जवाब दिया। मुझ पर किसी जंगली जानवर ने हमला नहीं किया, मैं एक हादसे का शिकार हो गया था। अब्दुल हमीद ने गोल मोल सा जवाब दिया। जी हाँ, तालूत ने बड़े मुदब्बराना अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। पिछले दिनों इस इलाके में हादसों का बड़ा जोर रहा। कई हादसे पै दर पै पेश आए। आज से 3 दिन कबल किसी ने हमादी के मकान को बम से उड़ा दिया और आज दोपहर को हारून अलियास और उनके मुतअद्दिद साथियों को बैतुल अमीन में कत्ल कर दिया गया और इससे पहले भी यहाँ कुछ अजीबोगरीब किस्म के हादसे पेश आ चुके हैं। तालूत की बात सुनकर अब्दुल हमीद के चेहरे का रंग उड़ गया। मगर आप कौन हैं और आप मेरा मतलब इन सारी बातों के बारे में किस तरह जानते हैं? तालूत अजीबोगरीब गैर इंसानी आवाज़ में हंसा। मैं भी आप ही की तरह का एक इंसान हूँ और अगर मैं इन बातों के बारे में जानता हूँ तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है? आप भी तो इन बातों के बारे में सब जानते हैं। अब्दुल हमीद सख्त खौफजदा हो गया और अपनी सीट पर एक तरफ को सुकड़ कर बैठ गया। उसने चोर नज़रों से तालूत की तरफ देखा और फिर जल्दी से खिड़की की तरफ देखने लगा। लेकिन यह कैसा हादसा था जिसके नतीजे में आपके चेहरे का गोश्त जगह जगह से नुच गया?
तालूत ने दोबारा अब्दुल हमीद से मुखातिब होते हुए कहा, आपके चेहरे को तो देखकर ऐसा मालूम होता है गोया किसी ने इसे बाकायदा नोचा खसूटा है। क्या आपकी किसी से लड़ाई हो गई थी? अब्दुल हमीद ने, जो सख्त परेशान और हवास पाख्ता नजर आ रहा था, आहिस्ता से कहा, मैंने अर्ज़ किया ना, यह महज एक हादसा था। आपको आखिर मेरी ज़ात से इतनी दिलचस्पी क्यों है, जबकि मैं आपको जानता तक नहीं और ना ही मैंने इससे पहले कभी आपको देखा है। चलिए, पहले ना देखा तो ना सही, आप देख लीजिए, तालूत ने जवाब दिया। हो सकता है कराची में कभी आपसे मुलाकात हो जाए, आखिर आप भी तो उसी शहर में रहते हैं। आपको कैसे मालूम कि मैं कराची में रहता हूँ? अब्दुल हमीद ने चौंक कर तालूत से पूछा। अब वो ज़्यादा वहशत ज़दा नजर आ रहा था। भला एक हमवतन दूसरे हमवतन को कैसे नहीं पहचानेगा? तालूत ने गोलमोल सा जवाब दिया और एक मरतबा फिर पुरस्रार अंदाज में हंसा। आप कराची में क्या काम करते हैं? अब्दुल हमीद ने बड़े मोहतात और खौफजदा अंदाज में तालूत से पूछा। मैं उसके इस सवाल का मतलब बखूबी समझ गया। दरअसल वो ये समझ रहा था कि तालूत का ताल्लुक गालिबन खुफिया पुलिस या स्पेशल पुलिस या इंटरपोल की किस्म की किसी शय से है, इसलिए वो और भी ज़्यादा खौफजदा था। मैं केडीए में क्लर्क हूँ, तालूत ने उसी अंदाज में हंसते हुए जवाब दिया और साथ ही उसने अब्दुल हमीद को आंख मार दी। अब्दुल हमीद साफ समझ गया कि उसके साथ गलत बयानी की जा रही है और मजाक किया जा रहा है। वो खामोश हो गया और उसने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। मैंने इशारे से तालूत को मना किया कि अब वो अब्दुल हमीद को ज़्यादा तंग ना करे। तालूत ने इस बात में गर्दन हिलाई और इसके बाद उसने अब्दुल हमीद से कोई बात न की। जहाज़ माइले परवाज रहा और सफ़र की मंजिलें आहिस्ता आहिस्ता कम होती गईं, यहाँ तक कि हम कराची पहुँच गए। कराची पहुँचने के फ़ौरन बाद जो पहला काम हमने किया वो ये कि मैं और तालूत दोनों सुबह ही सुबह अफशां की कब्र पर गए। इतने दिनों से हम बाहर थे और हमने अफशां की कब्र पर फूल भी नहीं चढ़ाए थे, लेकिन शकीला ने हमें बताया कि वो जीनत खाला और नौशाबा हमारी अदम मौजूदगी के दौरान 2 बार अफशां की कब्र पर जा चुकी हैं और वहाँ फूल चढ़ा चुकी हैं। अफशां की कब्र पर पहुंचकर मेरी आंखें एक बार फिर नमनाक हो गईं। कब्र के ऊपर लगे हुए गुलाब के पौधे खूब फूल दे रहे थे और एक रंगारंग मंजर पेश कर रहे थे, और इन फूलों के नीचे, उस मिट्टी के नीचे, वो जिस्म मौजूद था जिसका अब थोड़ा सा हिस्सा सलामत रह गया होगा, लेकिन जो मुझे कभी दुनिया की हर शय से ज़्यादा अजीज़ था। हमने अफशां की कब्र पर अगरबत्तियाँ रोशन की, फातिहा पढ़ी और इसके बाद वापस हो लिए। आज शाम को 5 बजे हम अब्दुल हमीद के घर चलेंगे, तालूत ने वापसी में मुझसे कहा। वो बहरूपिया आमिल अभी तक अब्दुल हमीद के घर में मौजूद है। पहले तो उसे वहाँ से भगाना है और फिर अब्दुल हमीद से निमटना है। ज़रूरी है कि रज़िया और उसके घर वालों को अब्दुल हमीद की हकीकत से आगाह किया जाए। ठीक है, मैंने बेध्यानी से जवाब दिया। मेरा दिल अभी तक अफशां के ख्याल में उलझा हुआ था। तालूत ने मेरी इस कैफियत को भांप लिया और इसके बाद उसने मुझसे कुछ न कहा। शाम को 4 बजे के करीब तालूत ने मुझसे कहा, मैं चलने के लिए तैयार हो जाऊँ। सुबह को कब्रिस्तान से वापस आने के बाद सारा दिन मैं एक बार फिर अफशां के तसव्वुर में डूबा रहा और मेरे दिल पर सख्त इज़्म हलाली कैफियत तारी रही। मेरे ज़हन से तकरीबन ये बात निकल चुकी थी कि शाम को हमें एक और मार्का सर करने जाना है। तालूत की याद दिलाने पर मुझे ये बात याद आ गई। मैं एक नए अज़म के साथ उठ खड़ा हुआ। 15-20 मिनट के बाद हम गाड़ी में बैठकर घर से निकल गए। अब हमारा रुख नॉर्थ नाज़माबाद की तरफ था, जहां अब्दुल हमीद का मकान वाक़ई था।